नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस 2022 के भूगोल के पेपर के बारे में। ज्योग्राफी का जो पेपर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ पर किस किस फील्ड से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए इन आंसर्स को लिखने के लिए, क्या क्या चीज़ें हम एग्जाम्स में ध्यान रखें, क्वेश्चंस को कैसे रीड करें, किस तरीके से वहाँ पर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो GS पेपर 1 में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपका फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल से आए हुए हैं, भारतीय भूगोल से मतलब इंडियन ज्योग्राफी से आए हुए हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल से आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से हम चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरीके का हमें अप्रोच रखना है, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा पेपर डिस्कशन, जिसमें हम इस पेपर के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। यूपीएससी 2022 में हम GS1 पेपर के अंदर ज्योग्राफी वाला जो भूगोल वाला सेक्शन है उसको देखेंगे। अगर हम बात करें तो हमारे हर पेपर में, अगर GS पेपर 1 की बात करें तो 20 क्वेश्चन आए थे इसमें, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो थे वो 10 मार्क जो है उनके थे, जिनमें आपको 150 शब्दों में उनको लिखना था, और 10 क्वेश्चन जो थे 250 शब्दों में लिखना है, जिनका वेटेज 15 मार्क्स है। तो पहले हम 10 मार्कर्स को लेंगे, उसके बाद हम 15 मार्कर की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई जो 10 मार्कर क्वेश्चंस थे जिनकी वर्ड लिमिट कितनी है, 150 शब्द है। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से अप्रोच रखना है और क्या रहा पूरा का पूरा इसका समीकरण। तो हम बात कर रहे हैं भूगोल की। तो अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल के पेपर में हमने देखा कि भाई 3 क्षेत्रों से महत्वपूर्ण चीज़ें रहीं। एक आपका भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, और तीसरा भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। और फिजिकल के अंदर क्या है, फिजिकल काफ़ी बड़ा हिस्सा है आपका। इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला हिस्सा हो जाता है आपका जलवायु विज्ञान, जिसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधे तौर पे। एक है समुद्री विज्ञान जिसको ओशिनोग्राफी कहा जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन है। और भूआकृति विज्ञान जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो ये 3 भाग इससे जुड़े हुए हैं। इसमें जलवायु विज्ञान, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए हैं वो आपके भौतिक भूगोल से आए हैं, जिसमें मैं आपको बता ही रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। तो जलवायु विज्ञान से पूछी गई हैं जो कि आपका है क्लाइमेटोलॉजी। इसके अलावा ओशिनोग्राफी मतलब समुद्री विज्ञान, और जो तीसरा भाग है जियोमॉर्फोलॉजी जिसको भूआकृति विज्ञान कहा जाता है। इससे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच रखना है, और इस पेपर को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हुई है। तो पहला क्वेश्चन 10 मार्कर में देखें तो आपसे पूछा गया है प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ों पर जोर देना है। एक, इनकी विशेषताओं के बारे में बताना है। प्राथमिक चट्टानें जिनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, इसके अलावा इनके प्रकारों का वर्णन करना है। कितने में? 10 मार्कर में। तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, लिखना है आपको 150 मार्क्स में। तो यहां पे आपका किस तरीके है, 150 वर्ड्स में इसको आपको लिखना है 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में लिखना है। अब आपका कैसा अप्रोच होना चाहिए इसके लिए?
तो भाई 150 शब्दों का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। इसमें परिचय होना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आखिरी में कंक्लूजन निष्कर्ष होना चाहिए, और बीच की जो पृष्ठभूमि है, जो आपकी मेन बॉडी है, उसमें क्या होना चाहिए। तो मेन बॉडी में आपको इसकी विशेषताओं पर जोर देना है, प्रकारों पर जोर देना है। तो सबसे पहले मेन बॉडी में आप विशेषताएं बताएंगे, प्रकार बताएंगे। इंट्रोडक्शन जो है, परिचय में आप किसके बारे में बताएंगे, प्राथमिक चट्टानों के बारे में बताएंगे। अब देखिए, प्राथमिक चट्टानों का मतलब क्या है, प्राइमरी। अब प्राइमरी शब्द जो होता है, जैसे आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपने जब शुरू किया तो आप प्राइमरी क्लासेस में पहुंचे थे, और वो आपका एक बेस बनाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ें आप पढ़ पाते हैं, ग्रेजुएशन कर पा रहे हैं, 12th पास हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइमरी एजुकेशन पर ही निर्भर करती है, आपकी प्राथमिक शिक्षा पर ही निर्भर करती है। अब यहाँ पर प्राथमिक चट्टानों की बात हो रही है, तो जो पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं उनमें जो सबसे पहले बनी होगी उसकी बात की जा रही है। अगर हम पृथ्वी के अंतर्गत की बात करें तो हमें मिलता है अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की चर्चा करें तो हमें क्या मिलता है कि पृथ्वी का जो मध्य केंद्र है वो 6371 किलोमीटर है। इसके अलावा जिस क्षेत्र पर हम रहते हैं, एकदम ऊपरी भाग, इसको स्थल मंडल कहा जाता है। इस स्थल मंडल के नीचे जो भाग है, जिसमें बताया जाता है क्या भरा हुआ है, इस भाग के अंदर बताया गया है कि मैग्मा है। ये जब मैग्मा पृथ्वी पर आ जाता है तो मैग्मा की पृथ्वी पर आने पर क्या बनता है, तो उस मैग्मा को आप लावा बोलने लगते हैं। तो जो भी आपका पृथ्वी के एस्थेनोस्फेयर, ये आपका स्थल मंडल है, और इसके बाद एक परत होती है जिसको एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। तो जो एस्थेनोस्फेयर है उसकी बात करें तो एस्थेनोस्फेयर के अंदर मैग्मा भरा होता है, मतलब आपका तरल रूप में जो चट्टानें हैं वो जहां मिलती हैं उसको मैग्मा कहा जाता है। तो काफ़ी गर्म होती हैं, काफ़ी उच्च इसका तापमान होता है, और यही जब पृथ्वी पर निकल कर आ जाती हैं तो इसी को आप बोलते हैं ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के उद्गार होने से क्या होता है, तो ज्वालामुखी के उद्गार होने से आपका लावा निकल कर आता है, और जब ये लावा ही आपका ठंडा हो जाता है तो चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। तो मतलब आप यहाँ पे बताएंगे किसके बारे में, सबसे पहले प्राथमिक चट्टानों के बारे में। तो भाई प्राथमिक चट्टान क्या हुई सीधे तौर पर, तो प्राथमिक चट्टान वो चीज़ हुई कि भाई एस्थेनोस्फेयर का जो मैग्मा था, जो निकल कर कहाँ आ रहा है, जो बाहर आ रहा है पृथ्वी पर, और उसके बाद जो चट्टानें निर्मित कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, उस चीज को आप कहते हैं प्राथमिक चट्टानें। और प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं उनमें उसको कहा जाता है आग्नेयी चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की चट्टानें आपको पृथ्वी पर देखने मिलती हैं। इनमें एक होती है आग्नेय चट्टान, जिनको इग्नियस रॉक कहा जाता है। दूसरी होती है अवसादी चट्टान। अवसादी का मतलब होता है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, अवसाद होते हैं। और तीसरा रूपांतरित चट्टानें होती हैं। तो रूपांतरित चट्टानों को ही मेटामॉर्फिक कहा जाता है। अब देखिए, हमसे जो एग्जाम्स में पूछा गया वो किसके बारे में पूछा गया, हमसे पूछा गया प्राइमरी। प्राइमरी मतलब हमसे प्राथमिक पूछा है। तो भाई प्राथमिक चट्टान कौन सी हुई, तो आप बताएंगे आग्नेय चट्टान के बारे में। तो आपको अवसादी और रूपांतरित के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे यहाँ पे सीधे सीधे पूछा गया है कि भाई प्राथमिक चट्टानों की विशेषताएं बताइए और प्रकारों का वर्णन करिए। तो अभी ये जो भाग हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब अभी हमारा पूरा चल रहा है परिचय। तो भाई परिचय में आप ये सब बता देंगे कि भाई परिचय के अनुसार ये जो है एक ऐसी चट्टान है जो पृथ्वी पर मैग्मा या लावा के निकलने पर सबसे पहले ठंडे होने पर जो निर्मित होती हैं उनको आप प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इन्हीं के अंतर्गत आग्नेय चट्टान आती है। अब ये जब चीज़ आपने बता दी, थोड़ा सा डायग्राम वहाँ पर दिखा दिया, उसके बाद आपको विशेषताएं बतानी है और इनके टाइप्स बताने। मतलब आपको यहाँ पे टाइप्स की भी बात की गई है और विशेषताओं मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की गई है। तो मतलब आपको विशेषताओं को भी वर्णन करना है। तो विशेषताओं को वर्णन करने के समय आप क्या बताएंगे, भाई जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं वो सीधे लावा से बनी होती है, मैग्मा से बनी होती हैं। तो इतना ज़्यादा तापमान होता है इनके अंदर कि
को अगर आप इसकी विशेषताओं में अगर कोई विशेषताएं लिखनी है तो इसमें बताया जाता है कि कोई भी तरह का जो जीवाश्म होता है, जो जीवाश्म होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते, मतलब किसी भी तरह से ये फॉसिल्स नहीं होते हैं इसमें। अगर आपको पेट्रोल ढूंढना है, आपको कोयला ढूंढना है, तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई ये क्या आपको आग्नेय चट्टानों में मिलेगा, इग्नियस रॉक्स में मिलेगा। आग्नेय शब्द का ही मतलब है कि वो अग्नि से बने हुए हैं, इग्नियस जो फॉर्म हुआ है। तो इतना ज़्यादा तापमान होने पर अगर इनके बीच में किसी तरह से कोई अवशेष आ जाता है, कोई जीवाश्म आ जाता है, तो वो तो जलकर क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जीवाश्म नहीं होते, तो ये फॉसिल लेस होता है, जीवाश्म रहित चट्टानें हैं। एक विशेषता है तो ये हो गई। दूसरा ये होती हैं रवेदार। रवेदार का मतलब ये होते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। अब वो क्रिस्टल्स महीन भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं। तो आप एक विशेषता ये बता सकते हैं। इसके अलावा ये जो चट्टान होती हैं, तापमान इतना होता है कि जब ये आपका मैग्मा स्थिति में होती हैं, जब ये ठोस अवस्था में नहीं आती हैं, तो बताया जाता है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत परत देखने मिलती है। लेकिन जब ये ठोस हो जाती हैं तो ये परत विहीन होती हैं, ये लेयरलेस होती हैं। इनके अंदर फॉसिल्स नहीं होते, इनके अंदर क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन होता है, मतलब ये रवेदार भी होती हैं। तीसरी विशेषताओं में आप ये बता सकते हैं कि भाई विशेषताओं में हम ये भी बताएंगे कि ये परतहीन होती हैं या परत विहीन होती है, इनके अंदर परत की कमी होती है, लेयर्स एब्सेंस होती है। ये चीज समझ में आ गई। चौथी अगर हम बात करें तो इनसे आपको क्या मिलता है, प्राथमिक चट्टानों का विशेषता ये होती है कि इनका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पे, तो ये उपयोगिता इनमें ज़्यादा होने के कारण इनकी कमर्शियल वैल्यू होती है, मतलब इनको बेचकर जो है अच्छा जो है धन उपार्जित किया जाता है। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता होगा, तो इनका उपयोग जो है ऐसी जगह पे वाणिज्यिक क्षेत्र में किया जाता है, कमर्शियल एरियाज में किया जाता है, क्योंकि इन्हीं से क्या निकल रहा है। जैसे ग्रेनाइट वगैरह अगर हम बात करें तो वो क्या है, ग्रेनाइटनेस, ये एक तरीके से आपकी आग्नेय प्राथमिक चट्टानों की ही श्रेणी में आ जाती हैं। और इनका जो है व्यापारिक जो है मूल भाव जो होता है, मतलब इनकी कमर्शियल वैल्यू होने के कारण इसको जो है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसको आम जो लोग हैं उसका प्रयोग भी करते हैं। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें तो एक विशेषता ये भी निकल कर आती है कि इससे जैसे फेल्ड्सपर निकलता है, डोलोमाइट निकलता है, ऐसे कई खनिज जो होते हैं वो भी आपको प्राप्त होते हैं। तो खनिजों की संपदा इसमें काफ़ी होती है, खनिज संपदा में ये काफ़ी आगे होते हैं, ये बता सकते हैं आप। ये काफ़ी कठोर होते हैं। अब कठोर होने पर इन पर अगर हम बात करें, क्या इन पर अपक्षय और अपर्दन होगा, तो इतना कठोर होने पर अगर जैसे कहीं पर मिट्टी है, अब मिट्टी होने पर क्या होगा कि अगर हवा चली, पवनें चली, इन पवन से या फिर जल से, तो जल के आने से, पवन के आने से क्या होगा, ये मिट्टी आसानी से बह जाएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राथमिक चट्टानों की, तो प्राथमिक चट्टान इतनी कठोर हैं कि भाई इनके अपक्षय अपर्दन, जिसको डेनुडेशन कहा जाता है, वेदरिंग कहा जाता है, इसके अलावा इरोजन कहा जाता है, ये सारी चीज़ों की जो गति होगी वो काफ़ी मंद होगी, काफ़ी स्लो होगा, काफ़ी स्लगिश होगा। तो मतलब ये जो है इन पर कठोर होने के कारण इनका अपक्षय अपर्दन जो होता है काफ़ी मंद गति से होता है। तो ये आप इनकी विशेषताओं में बता सकते हैं। अब इनके प्रकारों की बात करें तो इनके प्रकार आप बता सकते हैं, जैसे बेकोलिथ होता है, लेपोलिथ होता है, लेकोलिथ होता है, डाइक होता है। इस तरह का आप डायग्राम बताकर इनके प्राथमिक चट्टानों के अलग अलग स्वरूप बता सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है हम इसको डाइक कह देंगे। इसी में आप थोड़ा सा बेकोलिथ के बारे में बता सकते हैं, लेपोलिथ के बारे में बता सकते हैं। ये सारे इनके प्रकारों का भी आप वर्णन कर सकते हैं। और इनके आखिरी में निष्कर्ष में आप ये बता सकते हैं कि ये जो है पूरे विश्व भर में ये जो चट्टानें हैं अलग अलग काल में जो है निर्मित हुई हैं। क्रेटासियस काल में भी इनका निर्माण हुआ है और पृथ्वी पर ये अलग अलग तरीके से देखने मिलती हैं। और इन चट्टानों के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो इनके कारण इनका व्यापारिक जो है मूल्य भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका उपयोग हम जो है आम जीवन में करते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर वर्णन करना था, 10 मार्कर ही था, तो उस तरीके के सारे पॉइंट्स ले सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आया है थोड़ा सा क्लाइमेट रिलेटेड भी है और थोड़ा सा आपका आपदा प्रबंधन से भी रिलेटेड है।
मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यहाँ पूछा गया है, चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा करें। थोड़ा सा क्वेश्चन की अगर लेंथ देखें तो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेकिन हमको किस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड करना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हो गया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जो इंडियन, जिसको IMD कहा जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये संस्था भारत में क्या करती है? तो ये जो संस्था है भारत के अंतर्गत मौसम संबंधी सारी जानकारियां इकट्ठा करती है और लोगों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जा सके उसके लिए पूरे प्रयास करती है। कई तरह से इसको सिग्नल्स मिलते हैं, कई तरह की इनको जो है डेटा एनालिसिस होता है यहाँ पे, और कई सूचनाएँ जो हैं इनको सैटेलाइट के माध्यम से भी मिलती हैं और कई तरह के जो रडार लगे हैं उनके माध्यम से भी मिलते हैं, लिडार के माध्यम से भी मिलते हैं। तो इनसे ये सारी जो है सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा हो सके उस पर काम करते हैं। IMD का जैसे अगर हम मुख्यालय की बात करें दिल्ली में भी है, इनके द्वारा कई तरह के जो है इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग जगह पे लगाए गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? चक्रवात प्रवण क्षेत्रों की, मतलब आपके ऐसे एरियाज जहाँ पर चक्रवात आ सकते हैं। चक्रवात क्या होता है? तो चक्रवात को अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर इनको देखा जाए तो आपका पृथ्वी पर एक शून्य रेखा होती है जिसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा से ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे होता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब इस दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस वाले क्षेत्र में कोई भी तरह के चक्रवात नहीं आते हैं। ये जो है चक्रवात विहीन क्षेत्र होता है, मतलब यहाँ पर किसी तरह के चक्रवात नहीं देखने मिलेंगे। 8 डिग्री से ऊपर आपको मिलते हैं और लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर आपको क्या देखने मिलते हैं? तो चक्रवात देखने मिलते हैं। अब ये चक्रवात के भी अगर हम बात करें तो 2 प्रकार होते हैं। एक आपका चक्रवात होता है जिसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है और एक होता है जिसको उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। इसी को आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं और ये जो होते हैं इनको आप सब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जो है चक्रवात 2 तरह के होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारतीय मौसम विज्ञान की। अब भारतीय मौसम विज्ञान की बात करें तो अगर हम भारत की स्थिति का देखें तो भारत की स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये भारत की पूरी स्थिति है। तो भारत अगर हम बात करें तो भारत का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो यहाँ से आपकी जो है बीचों बीच कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, जो निचला वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये आ जाता है उष्णकटिबंधीय पे और ऊपर वाला आता है उपोष्णकटिबंधीय पे। तो भाई जो चक्रवात है हमारे भारत में जो आते हैं वो कौन से प्रकार के आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय प्रकार के आते हैं। तो बेसिकली हमें ये उपोष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन्स है इनका इतना ज़्यादा जो है संपर्क देखने नहीं मिलता है जितना हमें ट्रॉपिकल टाइप के साइक्लोन्स की बात की जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, जो उष्णकटिबंधीय साइक्लोन्स होते हैं या चक्रवात होते हैं, इनकी दिशा कैसी होती है? तो इनकी दिशा आप हमेशा याद रखेंगे कि ये कैसे चलते हैं। तो ये चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम, और जो सब ट्रॉपिकल होते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं।
ये चीज आप याद रखेंगे। तो भारत का जो अगर हम बात करें प्रवण क्षेत्र है, प्रवण क्षेत्र का मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर साइक्लोन्स आ सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ सकते हैं, उन क्षेत्रों की बात करें तो हमारा ये वाला जो तट है, पूर्वी तट है, जो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, ये ज़्यादा चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। ऐसे अगर हम कंपेयर करें ये वाला जो पश्चिमी क्षेत्र है उससे, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला वाला जो क्षेत्र है, ये इतना ज़्यादा चक्रवात से ग्रस्त नहीं होता है जितना हमारा पूर्वी तट है। तो पूर्वी तट पर ज़्यादा जो है हमारी जो बंगाल वाली खाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर होते हैं। उसका एक कारण हम ये भी बता सकते हैं, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर होते हैं, तो ज़्यादा उस तरह की घटनाएं हमें देखने मिलती है। अब आप थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि चक्रवात कैसा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा मैं बताते हुए यहाँ पर चेतावनियों पर हमें मुख्य तौर पर बात करनी है। ये जो मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित जो रंग संकेत की अर्थ की चर्चा करनी है कि भाई पहले तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि भाई कौन कौन से जो है भारत के अंदर, क्योंकि आपको भारत के अंदर बताना है इसलिए मैंने बताया उष्ण कटिबंधी पर ज़्यादा जोर देना है, आपको उपोष्ण कटिबंधी पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो इसके लिए जो मौसम संबंधी चेतावनी के जो अर्थ रंग संकेत हैं उस पर बात करनी है। तो रंग संकेत पर भी बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या करता है। आईएमडी आपको अलर्ट्स जारी करता है, कहीं पर ग्रीन अलर्ट होता है, कहीं पर अगर मौसम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, तो ग्रीन अलर्ट चलता रहता है, मतलब आम तौर पर ग्रीन अलर्ट ही रहता है। लेकिन जैसे कि बहुत बड़ा कोई चक्रवात आने वाला है, सुनते रहते हैं आप, समय समय पर चक्रवात आते रहते हैं, तो कोई चक्रवात आना होता है तो फिर क्या करता है आईएमडी के द्वारा अलग अलग तरह के रंग संकेत के वाले जो है चक्रवात के जो अगर हम बात करें चेतावनियां जारी की जाती हैं। ये चेतावनियां अलग अलग रंगों में होती हैं, कोई होता है रेड अलर्ट, कोई होता है ऑरेंज अलर्ट, कोई होता है येलो अलर्ट और कुछ होते हैं आपके ग्रीन अलर्ट। तो इन अलर्ट के हिसाब से ये इंटेंसिटी या तीव्रता को बताते हैं किसी भी चक्रवात आने की। अगर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है तो भैया बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे, और ये चक्रवात जो है आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है वहाँ के लोगों के लिए। तो रेस्क्यू टीम भेजी जाती है, लोगों को वहाँ से निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, उनको जो है सेफ कैंप्स में पहुंचाया जाता है। ये घटना जो है इन अलर्ट्स पे जारी होती है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर येलो अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट सबसे ज़्यादा एक सेफ स्थिति होती है। तो ये जो है आपका रंग संकेत पर भी बात करते हैं। तो ये इस तरह के जो है आपका मौसम विभाग के द्वारा कलर अलर्ट जारी किया जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है वो कौन सी है, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब है कि भाई 48 घंटे के भीतर जो है आपका चक्रवात इस क्षेत्र पर आएगा, बहुत बुरी तरह से इसको प्रभावित करेगा या आ चुका है। ऑरेंज अलर्ट में रेड अलर्ट से थोड़ी सी कम स्थिति जो है रहती है, मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक स्थिति नहीं रहती, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट पे रहना जारी रहता है। इसके अलावा इस पे संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं और यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो पहले आप देख लीजिए कि क्या होता है। अगर हम पृथ्वी पर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है या दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें होता क्या है, चक्रवात की स्थिति आप किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले चक्रवात की स्थिति समझ लीजिए। तो चक्रवात कहा जाता है कि अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर ये दिशा जो है, अगर ये दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में है, मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपकी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी यूं चलती है, मतलब ये घड़ी की दिशा है। लेकिन अगर इस घड़ी की दिशा के उल्टे कोई चलने लगे, मान लिया जाए ये इस तरीके से जो है आपका, तो इस तरह की जो स्थिति होगी उसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको चक्रवात कहा जाता है। और अगर आपका दक्षिणी गोलार्ध में कोई चीज़ क्लॉकवाइज घूम रही है, यहाँ पर अगर घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो इस तरह की चीज़ों को चक्रवात कहा जाता है। याद रखेंगे भाई, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो उसको चक्रवात कहा जाता है। उसके आधार पर जो है आपका मौसम विभाग इस तरह के अलर्ट जारी करता है, जहां पर सब चीजें क्या है, सुरक्षित हैं, कोई भी तरह का खतरा नहीं है। और सबसे अधिक खतरा जो है जिस क्षेत्र पे होता है उसकी बात की जाती है। यहाँ पर आपको मैप से इन वाले क्षेत्रों को थोड़ा सा, जो प्रवण क्षेत्र हैं इनको बताना पड़ेगा, और फिर चक्रवात के बारे में बताना पड़ेगा कि चक्रवात एक ऐसी स्थिति है, एक अनियमित स्थिति है, जब जो पवनें होती हैं वो उसी जगह पर एक बहुत ही तीव्र गति से
आने लगती हैं। और ये जो है दो तरह के चक्रवात हो सकते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो उपोष्णकटिबंधीय है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। 8 डिग्री से मैंने आपको बताया कि जो 8 डिग्री से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है इन पर कोई चक्रवात नहीं होता, इस तरह की भी स्थिति पर कोई चक्रवात नहीं होता। इन जगहों पर चक्रवात आने का जो प्रमुख कारण है वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें सबसे पहली चीज़ तापमान बता सकते हैं आप। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो तापमान है, तापमान के अलावा ऊष्मा, इसके अलावा वर्षण, वर्षण के अलावा जो प्रेसिपिटेशन जिसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा दाब। तो यहाँ पर मिक्स होने के कारण कुछ इस तरह की स्थितियाँ होती हैं जिनके कारण चक्रवात आता है और मौसम विभाग के द्वारा ये अलग अलग अलर्ट जारी होते हैं। अब देखिए आपसे पूछा है अगला प्रश्न जो है, डक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं पर चर्चा करिए। तो यहाँ पर भी आपको 10 मार्कर है और आपका जो इसका बॉडी है इस क्वेश्चन की वो है प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं पर चर्चा करिए। तो इसमें आपको जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, उसमें डक्कन ट्रैप के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई डक्कन ट्रैप क्या है। तो जो डक्कन ट्रैप है ये क्या था, तो क्रेटासियस से इयोसीन युग के बीच में जो आपका बेसाल्टिक लावा के उद्गार से जो भूमि क्षेत्र बना था, जो सीढ़ीनुमा क्षेत्र जो बना है, उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपका डक्कन ट्रैप। देखा जाए तो देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, जो भी चट्टानें बनती हैं या पृथ्वी पर आपको अलग अलग तरह की चीज़ें देखने मिलती हैं, वो हो सकते हैं पर्वत हो सकते हैं, वो आपके पास पहाड़ियाँ हो सकती हैं, वो आपके पास पठार हो सकते हैं, वो आपके पास मैदान हो सकते हैं, वो आपके पास घाटी हो सकती है, इस तरह के क्षेत्र हो सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आपका ये चट्टान किस नेचर की हैं, किस प्रकार की हैं, ये भी निर्भर करता है। ये अम्ल है या क्षार है, ये एसिडिक है या बेसिक है। तो जहां जहां अम्लीय चट्टान बनती हैं तो इनकी ऊंचाइयां ज़्यादा होती हैं, लेकिन जहां क्षारीय होती है ये फैलता ज़्यादा है। तो जो डक्कन ट्रैप है इसका प्रकार कैसा है, ये बेसिक है, क्षारीय प्रकार का है। तो ये किससे बना है, बेसाल्ट चट्टान से बना है या बसाल्ट चट्टान से बना है। और बसाल्ट के अंदर एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। तो बसाल्ट चट्टान जहाँ जहाँ है वहाँ पर क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगी आपको काली मिट्टी, काली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, काली मृदा यहाँ पर देखने मिलती है। काली मृदा की बात करें तो इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसके अंदर सेल्फ प्लगिंग प्रॉपर्टी होती है, खुद अपने आप जो है उपजाऊ बन जाती है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो खट्टे फल बहुत होते हैं। तो ये जो खट्टे फल के लिए बहुत होता है, कपास के लिए बहुत अच्छा होता है, गन्ने के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉटन, शुगर केन, ये सारी चीज़ें इस पे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो जो डक्कन ट्रैप था ये आपका क्रेटासियस से इयोसीन युग के बीच में जो बसाल्टिक लावा का जो फैलने के कारण ये चट्टानें जो है सीढ़ीनुमा आकार में निर्मित हुई। जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है इनका 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, कुछ भाग तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। इन सारी जगहों पर यह क्षेत्र फैला हुआ है। तो आपको सबसे पहले डक्कन ट्रैप का जो है एरिया बताना था कि भाई आपको एक मैप बताते हुए कि ये जो डक्कन ट्रैप है ये यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर ये पूरा का पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। अब यहाँ पर आपसे जो बात की जा रही है वो किस पे की जा रही है, यहाँ के आपको चर्चा कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करनी है। किसी भी क्षेत्र के अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करनी होती है तो जो प्रकृति से हमें संसाधन मिल रहे हैं उनकी बात की जाती है। अब ये हमें क्या दे सकता है, तो आप बताएंगे कि सर ये तो हमें खनिज दे सकता है, इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ खनिज देखने मिलते होंगे, तो बिल्कुल इनकी बात की जा सकती है। दूसरी अगर हम बात करें और क्या प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों से हमें खनिज तो मिलते ही हैं, साथ साथ हम जो है
किसी भी तरीके से कहीं से अगर कोई नदी निकल रही है, जैसे इन क्षेत्रों से नदियां भी निकलती होंगी, तो उन नदियों से पानी जब प्रवाह होता होगा तो वो क्या करता होगा, वो भी तो एक तरीके के संसाधन ही है। वाटर रिसोर्स भी तो एक रिसोर्स ही है आपके पास, जल संसाधन भी तो है। तो आपका खनिज के साथ साथ जल भी मिलता है यहाँ से, और इस जल संसाधन का प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं ना। जैसे कोई खनिज मिला, आपको मिल गया पृथ्वी के अंतर्गत कोई ऐसा धातु मिल गया, जैसे लोहा मिल गया। अब लोहा आपको शुद्ध अवस्था में तो नहीं मिलेगा, प्योर फॉर्म में तो नहीं मिलेगा, अयस्क के रूप में मिलेगा। फिर अयस्क को आप जो है जो धातु कर्म है उसके द्वारा उससे आप धातु को प्राप्त करेंगे, मेटलर्जी का प्रोसेस करेंगे और आप उस धातु को निकालेंगे। तो खनिज आपको सही अवस्था में नहीं मिला, आपको उसको प्रोसेसिंग करनी पड़ी, उसका प्रोसेसकरण करना पड़ा। ऐसी जल आपको मिल तो गया, लेकिन उस जल का प्रयोग करके आपने बिजली बना ली। तो जल विद्युत केंद्र बना लेना, डैम का निर्माण कर लेना, यह भी तो एक प्राकृतिक संसाधन ही हो गया। इसके अलावा इन क्षेत्रों पर आप अलग अलग ऊर्जा के क्षेत्र बना सकते हैं, मतलब ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा के कुछ क्षेत्र बना सकते हैं, सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा का क्षेत्र यहां से ले सकते हैं। तो इससे आपको खनिज मिल सकता है, खनिज के साथ साथ आपको जो है संसाधन मिल सकते हैं। संसाधनों के अलावा मतलब संसाधन, जल संसाधन है, पवन संसाधन है, इसके अलावा और क्या चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं, तो यहाँ से आपको मृदा प्राप्त हो सकती है। और इसमें हमने मृदा की ही बात करी है कि भाई ये जो क्षेत्र होता है यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। अब इस काली मिट्टी की मृदा के कारण आपको क्या मिल सकती है, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ मिल सकती हैं। यहाँ पे कृषि क्षेत्र हो सकता है, जो कृषि क्षेत्र है भी यहाँ पर, जैसे गन्ने की फसल की अगर हम बात करें, कपास की बात करें, खट्टे फलों की बात करें। आपने सुना होगा अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि काली मिट्टी वहाँ पर है। वाइन वगैरह जो बनती है वो भी वहीं पर, काफ़ी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इन्हीं क्षेत्रों पर आपको ऑरेंज, मतलब जो ऑरेंज आप खाते हैं, संतरा जो होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक संसाधन ही तो है जो आपका दक्कन ट्रैप की, तो इन सारी संभावनाओं पर आप बता सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस भी इन क्षेत्रों पे देखने मिल रही है। अंकलेश्वर जो है ये दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। हलीसा जो हाइड्रोकार्बन के लिए अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा है। तो करंट अफेयर्स को भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्कन ट्रैप की स्थिति को बताना है। फिर प्राकृतिक संसाधनों में एक एक संसाधन पर आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ जल संसाधन के तौर पर यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो इस क्षेत्र में से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको एक नदी मिलती है, जैसे गोदावरी की बात कर लें। गोदावरी जो नदी है त्रंबक पहाड़ियों से निकलती है, जो हमारा इसी दक्कन ट्रैप से होते हुए गुजरती है, जिस पर कई तरह की परियोजनाएं चल रही हैं। दूसरा अगर आप बता सकते हैं, इन क्षेत्रों पर अलग अलग तरीके के सौर ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं, पवन ऊर्जा संयंत्र बनाए गए हैं। तीसरी अगर हम चीज़ बात करें तो इन्हीं से एक और नदी निकलती है, जिसने आपने सुना होगा, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा के ऊपर भी कई तरह की परियोजनाओं को बता सकते हैं। खनिजों में आप बहुत सारे खनिज बता सकते हैं। ये महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, इन क्षेत्रों से अगर हम बात करें लोहे का उत्पादन होता है। आपका मैग्नीज का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। इसके अलावा जो है यहाँ से बॉक्साइट के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र देखने मिलते हैं। तो इन सारी संभावनाओं पर आप चर्चा कर सकते हैं कि भाई जो दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है कि ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। इस तरीके से आप मैप पर ये जो है चीज़ें बता सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप का क्षेत्र है। जहाँ जहाँ ये पूरा बसाल्टिक लावा फैला है वहाँ पर ये क्षेत्र बन गया है। और इस क्षेत्र के में अगर हम बात करें तो एक बेसिन भी आ जाता है, जिसको कृष्णा गोदावरी बेसिन कहा जाता है। तो ये कृष्णा गोदावरी वाला भी क्षेत्र इसमें आप बता सकते हैं। दूसरा, इन पे जैसे मैंने आपको बताया कि खनिज मतलब मिनरल्स में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की बात कर लें। एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो होता है उसके तौर पर देखने मिलता है, बहुत सारी जगह से निकलता है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इसके बहुत सारे जो है खदानें हैं। दूसरी अगर हम बात करें, लोहे का उत्पादन भी होता है यहाँ से, मतलब आयरन। इसके अलावा अगर हम बात करें मैग्नीज, कॉपर की भी बात कर सकते हैं, तांबा वगैरह भी यहाँ से देखने मिलता है। काली मिट्टी का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है।
और इस काली मिट्टी के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा फसलें भी देखने मिलती हैं। ये जो मतलब कृषि उत्पादन भी होता है यहाँ पे, कपास तो होता ही है, गन्ना तो होता ही है, साथ साथ कृषि की फसलें भी होती हैं, जैसे गेहूं उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे महाराष्ट्र सोयाबीन के उत्पादन में आगे आया तो वो किसके कारण आ पाया है, तो काली मिट्टी के कारण आ पाया है। सोयाबीन जो है ये एक चीज़ है। अब सोयाबीन से जो है तेल का उत्पादन हो सकता है, तो इस तरह के तेल के कई तरह के उद्योग यहाँ पे स्थापित हुए। ये भी तो प्राकृतिक संसाधनों से ही आप बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कपास, तो कई तरह की, अगर इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मुंबई को अगर हम कंसिडर कर लें, इस तरफ अगर हम बात करें तो और भी, जैसे गुजरात का भी क्षेत्र है, तो यहाँ बहुत सारी मिल्स हैं, मतलब कपड़ा मिल यहाँ पर बनाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कपास का उत्पादन काफ़ी होता है। गन्ने होने के कारण महाराष्ट्र में आपको बहुत सारी शुगर मिल भी देखने मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों पर आप जो संभावनाओं पर चर्चा कर सकते थे, क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में आपको प्राकृतिक संसाधनों की संभावनाओं पर चर्चा की गई है और उससे प्रसंस्करण करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आप देख सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में पवन ऊर्जा का परीक्षण करें और उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण को समझाइए। अब देखिए, इसमें दो पार्ट्स दिए हैं। पहला जो क्षेत्र है वो भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता का परीक्षण करना है, मतलब आपकी इंडिया के अंदर विंड एनर्जी का जो किस तरह की पोटेंशियल है उस पर बात करनी है, और दूसरा उनका जो सीमित क्षेत्रीय विस्तार है उसके कारण को भी समझाना है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो भाई पवन ऊर्जा की क्षमताओं का परीक्षण करेंगे। तो भाई भारत में पवन ऊर्जा, पहले मैं थोड़ी सी बात पवन ऊर्जा पे कर लेता हूं, फिर भारत में कहां कहां क्षेत्र उनकी तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम इसके सीमित विस्तार के कारण को समझ लेंगे, तो आपको और भी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। तो देखा जाए तो भाई सबसे पहली बात हो रही है पवन ऊर्जा की, इस पर बात करते हैं। पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी। तो क्या ये हमेशा पवन चलती रहती है किसी क्षेत्र में? तो आप बोलेंगे नहीं, पवन के लिए कुछ स्थितियां होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो भाई कभी भी पवन चलती है तो वो निर्भर करती है किस पे? तापमान पर, तापमान के हिसाब से दाब पर। मतलब ये दो चीजों पर निर्भर है, टेम्परेचर और प्रेशर। और तापमान किस पर निर्भर है? तो ये निर्भर करता है ऊष्मा पर, हीट पर। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, इस तरफ अगर हम बात करें तो ये किसके संपर्क में है? तो ये देखने मिलता है कि ये जल के संपर्क में है। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो भारत के पास लगभग 7,517 किलोमीटर की जल सीमा है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ध्यान से देख लेते हैं कि इससे क्या ऐसी चीज़ है, यहाँ पे हम इस चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, समझिए होता क्या है कि भारत का अगर ये भूमि क्षेत्र है, इस भूमि क्षेत्र पे जो तापमान होगा और जो जल क्षेत्र पे तापमान होगा वो दोनों अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग? क्योंकि बताया जाता है कि जो पृथ्वी होती है, जो थल क्षेत्र होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जो आपका जल क्षेत्र होता है वो बहुत धीरे धीरे, मतलब उसके अंदर मॉडरेट बिहेवियर होता है, धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन अगर भूमि के क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। ये गुण होता है किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर। इस तरीके के, मतलब चट्टानें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान में आपको दिन बहुत गर्म मिलेगा, रात बहुत ठंडी मिलेगी, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र है। वहीं पर आप चेन्नई चले जाएं तो वहाँ पर अलग तापमान मिलेगा, क्योंकि वो जो चीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने नहीं मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका जो कहीं के भी तापमान का जो निर्भरता होती है, वहाँ पर कितनी चट्टानें हैं, कितना जल क्षेत्र है, उस पर भी निर्भर करती है। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें पवन ऊर्जा की, तो मैंने आपको बताया दो चीजों पर निर्भर करती है, एक तापमान पर और दूसरा आपका दाब पर। और ये तापमान किससे आएगा? ऊष्मा से आएगा। तो ऊष्मा भी कहीं ना कहीं निर्भर करती है। अब दाब से क्या होता है? तो दाब में बताया जाता है कि जो पवन चलती है, जो विंड्स चलती हैं, वो आपके उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र पर चलती है। हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में आपका विंड्स का मूवमेंट होता है। तो मान लिया जाए कि भाई आपका जो पृथ्वी का क्षेत्र था,
एक सेम समय पे, दिन के समय की अगर हम बात कर लेते हैं डे टाइम में, अब दिन में ये हुआ कि ये जो सूर्य की ऊष्मा आई और इस ऊष्मा से जो आपका भूमि का क्षेत्र था उसका तापमान क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अब तापमान बढ़ने से क्या हुआ, जब भी तापमान बढ़ेगा तो वहां पर उस भूमि को गर्म करने पर वहां पर जो हवाएं होंगी वो गर्म होने लगेंगी। और जब भी किसी जगह पर अगर तापमान बढ़ने लगता है, तापमान को अगर कहीं पर भी आप बढ़ाने लगते हैं तो होता क्या है, उस तापमान बढ़ाने से यहाँ पर जो भी वायु के कण होते हैं वो गर्म होने लगते हैं और गर्म होने पर ये क्या होने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं। तो ऊपर उठने के कारण अगर हम यहाँ पर दाब की बात करें तो दाब कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे दाब कम हो जाएगा। मतलब जहाँ पर तापमान बढ़ा दिया जाए वहाँ पे दाब कम हो जाता है और जहाँ तापमान कम कर दिया जाए वहाँ दाब बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम पानी की बात करें, पानी को आप बहुत उबाल रहे हैं, पानी को उबालते जा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा तापमान देते जा रहे हैं, तो उस तापमान देने के कारण क्या होगा, उस पानी जैसे जैसे भाप में बदलेगा तो पानी के अंदर जो अंतर आणविक बल है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो ज़्यादा था, लेकिन जब वो भाप में बदल गया तो कम हो गया। ऐसे किसी भी जगह पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर क्या होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। तो ऐसे ही होगा, जब तापमान यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा निम्न दाब क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की सारी पवनें तो ऊपर चली गई, जो गर्म हवा उठती है वो उठकर ऊपर चली जाती है। इसलिए आप घरों में आप वेंटिलेशन देखेंगे ऊपर की तरफ होता है कि गर्म हवा वहाँ से वो निकाल देता है। लेकिन आपका अगर हम इस तरफ की बात करें, जो आपका समुद्री जो क्षेत्र है, इस तरफ की बात कर लें हम, तो इसमें आप देखने मिलेगा क्या, तो इस क्षेत्र पर आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर भी तापमान बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, यहाँ पर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। तो तेज़ी से नहीं बढ़ने के कारण इन दोनों जगह पे तापमान में अंतर मिलेगा। यहाँ का तापमान तेज़ी से बढ़ गया, तेज़ी के बढ़ने के कारण यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन गया, निम्न दाब क्षेत्र बना। और इस तरफ क्या बना, तो यहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र बना, क्योंकि यहाँ का तापमान इसके कंपैरेटिवली कम है। तो पवन ऊर्जा जो है ये आपकी कैसी चलेगी, पवन इस तरीके से चलेगी आपका समुद्र से धरती की ओर। रात में ये सीन उल्टा हो जाएगा, रात में पृथ्वी बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो यहाँ पर ठंडे होने के कारण लेकिन समुद्र का जल धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ये स्थिति होगी कि ये ऊर्जा कुछ इस तरीके से चलने लगेगी। तो जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं उन जगहों पर पवन ऊर्जा का जो विस्तार होता है, जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, इसलिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो देखिए, आप भारत में पवन ऊर्जा के क्षेत्र क्षमता का परीक्षण करने के लिए कुछ इन चीज़ों को आप बता सकते हैं कि भाई ये इन ताप पर, ऊष्मा पर, दाब पर निर्भर करती है। पवन जो होती है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र पर जाती है, लेकिन भारत में इस तरह का क्षेत्र है जिसमें 7517 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो आपका तटों पर आता है। इनके कारण हमारे पास जो पवन ऊर्जा का विस्तार है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको इसी प्रश्न में पूछा गया है कि भाई इनके सीमित क्षेत्रीय विस्तारों के कारण को भी समझाइए कि भारत में इतना ज़्यादा क्षेत्र होने के बाद भी आपको हर जगह पवन ऊर्जा का ज़्यादा बोलबाला देखने नहीं मिलता है, तो वो क्यों नहीं मिलता है, उसके कारणों को भी समझाना है। तो थोड़ा सा उस पर भी विचार करेंगे। पहले थोड़े से डायग्राम को देख लीजिए, तो ये आपको बताएगा कि भाई कहाँ पर हमारी जो पवन ऊर्जा है उनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें, जो आपको क्षेत्र ऐसे दिख रहे हैं जो येलो कलर से दिख रहे हैं, ये जो येलो कलर से देखने मिल रहे हैं, ये कौन से क्षेत्र हो गए, तो ये आपका एकदम लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो हो गया है। पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। तो इन क्षेत्रों पर भी पवन का काफ़ी ज़्यादा विस्तार है, क्योंकि यहाँ से आती है कोल्ड साइबेरियन विंड, जो साइबेरिया से ठंडी पवनें आती हैं, इनका विस्तार है। और देखा जाए तो ये क्या है, ये काफ़ी ऊंचाई पर भी है क्षेत्र, मतलब यहाँ पर हिमालय है और हिमालय तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो लद्दाख वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर पवन ऊर्जा का काफ़ी विस्तार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे ये आपका हमारे यहाँ ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे आप, कच्छ वाला, यहाँ पर काफ़ी पवन ऊर्जा का विस्तार है, यहाँ पर काफ़ी क्षमता ज़्यादा है। गुजरात में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, आपका कर्नाटक केरला वाला जो क्षेत्र है, इधर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है,
इसके अलावा ये इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो रतलाम वाला क्षेत्र है यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो तट हैं, बाकी जगह पर आपको लगभग सामान्य तौर पर पवन ऊर्जा के क्षेत्र हैं। लेकिन भारत इतना बड़ा होते हुए अभी उत्तर पूर्व में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारा विस्तार है। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ विस्तार होने के बावजूद भी इनके सीमित ही जो है, अगर हमें क्वेश्चन में भी पूछा गया कि भाई क्षेत्रीय विस्तारों के कारण को, उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारण को बताना है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले तो ये बता देते पवन ऊर्जा क्या है, पवन ऊर्जा का भारत में विस्तार क्या है। अब उनके सीमित कारण, इनकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे यहाँ जो लोकप्रिय है, आप हर जगह देखेंगे तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया जा रहा है, सौर ऊर्जा पर। तो सौर ऊर्जा पर ज़्यादा मतलब प्राथमिकता दी जाती है, किससे, पवन ऊर्जा से। तो हर जगह आपको सौर संयंत्र ज़्यादा बनते हुए दिखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो इनके का एक विस्तार नहीं होने के कारण है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें या यहाँ पर बात करें हिमालय के क्षेत्र की बात करें, दूसरा अगर हम यहाँ पर सह्याद्री की बात करें या फिर आपका पश्चिमी घाटी पहाड़ी पर काफ़ी विस्तार हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इसके लिए अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जैव विविधता, अगर हम बात करें तो कई तरह के कानून आड़े आ जाते हैं। हमको यहाँ पर कोई तरह का पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित करना है, कोई आपको विंड एनर्जी प्लांट एस्टैब्लिश करना है, लेकिन यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है कि आप यहाँ पर आपको पेड़ काटने पड़ेंगे उसको बनाने के लिए, तो इसके कारण यहाँ पर आप नहीं बना पा रहे हैं। तीसरा जो इसके पीछे अगर हम बात करें तो जागरूकता की भी एक बहुत बड़ी कमी है, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस भी बता सकते हैं आप, भारत के अंदर पवन ऊर्जा को लेकर है। दूसरा, जो पवन ऊर्जा का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा बताया जाता है तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, उसके पास सबसे ज़्यादा जो है पवन ऊर्जा के लिए विस्तार का क्षेत्र है। फिर आपका गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हैं। लेकिन एक तो मैंने आपको बताया कि जागरूकता की कमी है और कई जगहों पर जो है कानून, जो पर्यावरणीय कानून है वो आड़े आ जाते हैं और कई जगहों पर हमारी जो प्राथमिकता होती है वो सौर ऊर्जा को लेकर होती है। कुछ और भी कारण हैं पवन ऊर्जा को लेकर। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा देश जो है इसके अंदर जो जलवायु है वो जलवायु कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे मॉनसून या मानसून आने का बहुत ज़्यादा जो है प्राथमिकता रहती है। हम जो है एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बार बार जो पवनों की दिशाएं होती हैं वो भी बदलती हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भारत के अंदर जो मानसून आने के कारण आपका कई बार इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी तरह की वेराइटीज़ हैं। मतलब अगर हम इस तरफ बात करें, ये वाला जो क्षेत्र है, जून का महीना जैसे ही आता है तो जून के महीने में जो पवनों की दिशा होती है वो भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लेकिन ठंड के मौसम में आते आते जो दिशा हो जाती है वो आपका उत्तर पूर्व की ओर से हो जाती है। मतलब आपका उत्तर से पूर्व की ओर आपका जो पवनों की दिशा है वो हो जाती है। अब इस जगह पर आपका सह्याद्री पर्वत है, तो बेसिकली अगर आपने मान लिया जाए यहाँ कहीं प्लांट बनाया तो इस मौसम में तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा, लेकिन दूसरे मौसम में आने के बाद जो है समस्या होने लगती है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया कि भाई मानसून भी एक बाधा बनता है और मानसून की बाधा बनने का मतलब ये है कि मानसून के कारण जो पवनों की दिशाएं होती हैं वो बदलती हैं। तो उन दिशाओं के कारण हमारे यहाँ मतलब मानसून कोई दिक्कत नहीं है, मानसून तो अच्छी चीज़ है कि आ रहा है और हमें जो है ऊर्जा प्रदान कर रहा है। लेकिन इससे दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें, कहीं पर बहुत ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है। अब पहाड़ी क्षेत्रों पर कंस्ट्रक्शन करना, इसके अलावा कहीं मैदानी क्षेत्र आ जाता है, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पर पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा ऐसे इतना ज़्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र होता जा रहा है भारत, तो लोग जो धीरे धीरे इनके जहाँ पर भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है वो आम लोगों के पर्पस में इस्तेमाल हो जा रहा है या दूसरे किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जा रहा है। तो इनके कारण ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। तो कुछ कारणों का आप बता सकते हैं।
अब बढ़ते हैं कुछ 15 मार्कर क्वेश्चंस की ओर। अभी आपने जो डिस्कस किए हैं, आपने 10 मार्कर कर लिए, अब हम 15 मार्कर की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है आपका क्या है, तो 250 शब्दों में लिखना है। तो इन प्रश्नों को भी बहुत अच्छे से डिकोड करेंगे हम कि भाई क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। अभी हमने 10 मार्कर पर थोड़ा सा फोकस किया है, तो देखते हैं इनमें क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखेंगे 15 मार्कर है, 250 शब्दों में लिखना है। यहां पे आपको बताना है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं और विश्व के मत्स्य उद्योग में उनकी भूमिका का वर्णन करना है। अब यहां पर दो प्रश्न एक ही के अंतर्गत दिए गए हैं। एक जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं, और दूसरा विश्व के मत्स्य उद्योग में। तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, आप यहां पर बताएंगे सबसे पहले महासागरीय धाराओं का, कि महासागर में जो ओशियन करंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि भाई कौन सी शक्तियां जो हैं इनको प्रभावित करती हैं, इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या किसके बारे में, तो ओशियन करंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ओशियन करंट्स का मतलब महासागरीय धारा। तो देखिए हमें यहां पे क्या बोला गया है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियों के बारे में। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो महासागर की जो धाराएं हैं उनको प्रभावित करती है, पहले उनकी बात करेंगे। और उसके बाद इन्हीं से जुड़ा हुआ पूछा है कि विश्व के मत्स्य उद्योग में उनकी भूमिका का वर्णन करिए। तो सबसे पहला, अब देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ओशियन करंट्स जो हैं, महासागरीय धाराएं जो होती हैं, उनको प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो इसमें जो है आप अलग अलग चीजें बता सकते हैं, जैसे पृथ्वी का घूर्णन, ये इनको प्रभावित करता है। इस घूर्णन के कारण एक चीज आप पढ़ते हैं जो कोरियोलिसिस बल कहलाता है। कोरियोलिसिस ने इसके बारे में समीक्षा करी थी, तो आप यहाँ पे कोरियोलिसिस के बारे में बता सकते हैं। फेरेल्स के हिसाब से आप बता सकते हैं, फेरेल ने भी जो नियम दिया था उसके कारण भी आपका जो दिशाएं होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है। जब आप जलवायु विज्ञान पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपको बताया फेरेल्स के ही द्वारा, आपने ये पवनों का क्षेत्र देखा होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया जाता है कि इस क्षेत्र में चलने वाली जो पवनें होती हैं इनकी दिशा कुछ ऐसी होती है। देखिए तो ये जो है आपका इस दिशा में पवन की जो है चलती है। अब ये जो आपने डायग्राम देखा होगा, इसमें आपका ये 3 तरह की पवनें होती हैं। इनको आप क्या कहते हैं, इनको आप पोलार विंड्स कहते हैं, या इनको पोलार ईस्टर्लीज कहा जाता है। इसको आप वेस्टर्ली बोलते हैं, इसको भी वेस्टर्लीज कहा जाता है, इनको ईस्टर्ली कहा जाता है, और ये जो होती हैं इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ये व्यापारिक पवनें होती हैं, ये पश्चिम की ओर से आ रही होती हैं। ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको अभी 2 मिनट में हम समझ लेंगे। ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये पश्चिम की तरफ से आती हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया जाता है वेस्टर्लीज। ये भी पश्चिम की ओर से ही आ रही हैं। ये दोनों अब अगर आप देखेंगे तो पूर्व की तरफ से आती हैं। ये जो है आपका, इनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो इनका अगर हम दिशा देखें तो ये ऊपर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आती हैं, तो इसलिए इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये साउथ और वेस्ट से आती हैं, तो इनको साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कहा जाता है। होती ये भी ट्रेड विंड्स है। ये डायग्राम आपने कई बार किताबों में देखा होगा। अब ये जो डायग्राम बनता है, मैंने आपको बताया इसमें भी घूर्णन और 2 चीज़ें हैं, एक कोरियोलिसिस ने जो दी थी और दूसरा फेरेल्स ने जो दी थी। फेरेल्स
जो थे इन्होंने बताया था कि जो उत्तरी गोलार्ध होती है वहाँ पे जो पवनों की दिशा होती है वो किस तरफ घूमती है, तो वो आपके दाईं तरफ घूमती है। मतलब यहाँ पर आपका राइट डिफ्लेक्शन होगा और इस तरफ वाली जो नीचे वाली चीज़ें हैं यहाँ पर लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा। ये राइट और लेफ्ट के बारे में हमें कौन ने बताया, तो फेरल्स ने बताया। अब आप बोलेंगे सर यहाँ राइट लेफ्ट कैसा है, तो देखिए यहाँ पर हम जो ये पढ़ रहे हैं ना महासागरीय धारा, महासागरीय धाराओं में इन पवनों का भी बहुत बड़ा रोल है और वो जो है कहीं ना कहीं घूर्णन पर, गुरुत्वाकर्षण पर, तापमान पर, दाब पर, आपका जो अगर हम बात करें तो इसमें आपका आर्द्रता पर भी निर्भरता होती है, साथ साथ आपका वायु जिस दिशा में चलेगी उस पर भी निर्भरता होती है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट होती हैं, तो इसलिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आप बोलेंगे कि ये राइट कैसे है, तो अब अगर आप सीधे यहाँ से चल रहे हैं तो सीधे दिशा तो ये होती, लेकिन आपके राइट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया ये, तो ये फेरल्स ने बताया। अब आप बोलेंगे सर ये तो लेफ्ट की तरफ हो रही है, आप राइट कैसे बोल सकते हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ नहीं है, ये भी राइट की तरफ है। अगर आप इसको घुमाकर ऊपर देखें, ये तो इसकी दिशा उसकी तरफ है। अगर आप अपनी कॉपी लीजिए, ये डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम को घुमा कर देखेंगे तो ये आपके सीधे हाथ की तरफ ही मुड़ते हुए नजर आएगी। ऐसे ये आपके उल्टे हाथ की तरफ, ये आपके उल्टे हाथ की तरफ, फिर कॉपी घुमा लीजिए तो देखेंगे तो आप ये भी उल्टे हाथ की तरफ ही जाती हुई दिखती है। तो ये हमें किसने बताया था, फेरल्स ने बताया था, जो कोरियोलिसिस बल के आधार पर। तो अगर हम बात करें महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो आप यहाँ पर घूर्णन की बात कर सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात कर सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा तापमान की बात कर सकते हैं कि तापमान पर भी निर्भरता होती है, दाब पर निर्भरता होती है, ऊष्मा पर निर्भरता होती है, इसके अलावा पवन पर निर्भरता होती है, इसके अलावा आर्द्रता पर भी निर्भर होती है, वर्षण पर निर्भर होता है, इसके अलावा जो है आपका लवणता पर भी निर्भरता होती है। जो समुद्र के अंदर जो सैलिनिटी होती है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे शक्तियों को बता सकते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां इसको प्रभावित करती हैं, और उसके आधार पर विश्व के जो मत्स्य उद्योग हैं उनकी भूमिकाओं का वर्णन होता है। तो देखिए आप जो महासागरीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराओं को आप क्या कर सकते हैं, महासागरीय धारा दो तरह की होती हैं। एक जो होते हैं, एक ठंडी धारा होती है, एक गर्म धारा होती है। मतलब आप समुद्र के अंदर देखेंगे तो कुछ होते हैं वार्म करंट्स और कुछ होते हैं कोल्ड करंट्स। इन पर बहुत ज़्यादा जो चीज़ होती है वो आपका मत्स्य उद्योग के लिए फेवरेबल होती है। कैसे होती है उसको भी एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। देखिए अब आपको जो दिख रहा है यहाँ पे दिशा, इनको मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे चलती हैं। तो ये येलो कलर की जो दिख रही हैं आपको, अब देखिए अगर हम बात करें, ये पूरी की पूरी जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा मतलब आपका क्या हो गया, पृथ्वी का एकदम मध्य केंद्र। पृथ्वी का जो मध्य होगा वहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। तो यहाँ पर जो धाराएं बहती हैं, अब देखिए इस डायग्राम से पूरी तरह समझ में आएगा। ये जो पवन है, ये पवन इस तरीके से बहती हैं, ये पवन इस तरीके से बहती हैं। अब ये तो पवन है, ये तो आपका कहाँ बह रही होंगी, धरती के ऊपर। तो ये धरती पर ऊपर पे जब आकर मिलती हैं तो इन हवाओं के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो पाया हुआ जल होता है वो जल ऐसे ना जाते हुए कैसे मूव करने लगता है, इस तरीके से आगे बढ़ने लगता है। तो इन जगहों पर जो आपका समुद्र की धारा होती हैं, यहाँ पर तापमान गर्म होता है, तो ये धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। और इनकी दिशा क्या होती है, तो इनकी दिशा हमेशा याद रखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। लेकिन जब आप ठंडी धाराओं की बात करते हैं, ठंडी धाराएं ऊपर होती हैं, उनकी दिशा कैसी होती है, तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं। जो कोल्ड करंट्स होंगे वो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, और जो वार्म करंट्स होंगे वो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। तो इसके कारण ये डायग्राम आपको समझने आएगा कि यहाँ पर जो भी पवनें हैं उनकी दिशा क्या होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। आप बोलेंगे सर इस जगह पे तो नहीं दिख रही है, तो भाई यहाँ पर समुद्र थोड़ी है, ये तो भूमि का हिस्सा हो गया। हम तो कहाँ की बात कर रहे हैं, हम समुद्र की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ समुद्र है उन समुद्र वाले हिस्से पर जो गर्म धाराएं होंगी वो कैसे बहेंगी, तो वो पृथ्वी पर हमेशा ऐसे बहेंगी कि भाई वो आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगी।
पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगी। और जो आपकी ये नीले रंग की धाराएं दिख रही हैं, ये नीले रंग की धाराओं की दिशा कैसी होती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। अब इसमें आपको कई ऐसी धाराएं दिख रही होंगी जो नीचे की ओर आ रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, तो उसको समझिए। क्या होता है, जहां जहां समुद्र है वहां पे इनकी दिशा यही रहेगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध की बात करें, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, चाहे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे ही जो नीचे वाली हैं वो भी आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रहती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही रहती हैं। फिर आप बोलेंगे ये ऊपर कैसे जा रही हैं, तो इनको समझिए। होता ये है कि ये धाराएं इसी दिशा में चलती रहेंगी। कब तक चलती रहेंगी, जब तक इनके सामने कोई भी तरह की भूमि क्षेत्र ना आए। जैसे ये धाराएं चली और ये जो है आपका यहाँ आप आने पर टकराने लगी, तो यहाँ पर आने के टकराने के कारण ये अपनी दिशा बदल लेती हैं। जैसे ये था, यहाँ पे टकराने के कारण ये गर्म धाराएं इस तरीके से चली जाती हैं। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गई इनकी दिशाएं कैसे बदलती हैं। और विश्व भर में ये अलग अलग गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। कहीं पर उनको कुरोशियो करंट कहा जाता है, कुरोशियो धारा, कहीं पर कुराइल धारा, कहीं पर गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, कहीं पर मोजम्बिक्यू करंट कहा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम हैं इनके। लेकिन इन नामों से हमें क्या पूछा गया है, मत्स्य फिशिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, एक सामान्य सी बात करते हैं यहाँ पे। अगर ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा होता है तो आपको ठंडे पानी से नहाना सही लगता है या गर्म पानी से, तो आप कहेंगे सर गर्म पानी से। ऐसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में आपको कोई गर्म पानी से कह दे तो आप नहीं नहाएंगे, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छा फील भी नहीं होगा, प्लेसेंट फील भी नहीं होगा। ऐसे ही होती है आपका मत्स्य उद्योग के लिए। मत्स्य उद्योग के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये इंडस्ट्रीज कहाँ डेवलप होती होंगी। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए कहा गया ये ऐसी जगह पर डेवलप होती हैं जहां पर आपका तापमान जो होता है, समुद्र का तापमान, वो कैसा हो, वो एक तरीके से मध्यम अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा ना ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो ये बताया जाता है कि जब भी आपकी मत्स्य उद्योग बनने के लिए एक पहली चीज़ जो है रिक्वायर्ड है वो क्या है, तो जहां पर आपकी गर्म धारा और ठंडी धारा मिले, जहां पर भी गर्म धारा और ठंडी धाराओं का मिलन हो जाए, उन जगहों पर फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। वहां पे मछलियां खूब आती हैं, वहां पर खूब फिशिंग इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती है। कहां पे करती है, तो अभी यहां पर थोड़ा सा देखते हैं अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक में अगर देखा जाए तो यहां से जो धाराएं आती हैं, ये धाराएं आपका दक्षिण अमेरिका के तट से टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये जो है यहीं पर इनको एंटिलीज धारा कहा जाता है, फ्लोरिडा धारा कहा जाता है, और फिर ये ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनको गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ रही होती हैं तो ऊपर की तरफ से एक धारा आ रही होती है जो ठंडी धारा है, ये हरे रंग की ठंडी धारा है, इसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा। ये लेब्राडोर धारा जो है ठंडी धारा थी। आपने टाइटैनिक मूवी देखी थी, वो टाइटैनिक जो एक सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, तो वो जो जिन आपका ग्लेशियर्स से टकराई थी वो किसके कारण निर्मित हो गए थे, वो लेब्राडोर धारा के कारण ही निर्मित हुए थे। क्योंकि लेब्राडोर जो है वो ठंडी धारा है, और ठंडी धारा क्या करती होगी, कहीं ना कहीं ठंडी जो जल धाराओं को लेकर आती है और उसके कारण बर्फ जमाती थी। तो अब तो हमारे पास नेविगेशन आ गया है, हर तरीके से जो समुद्रों के अंदर भी जीपीएस का इस्तेमाल करके हम रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो ये जो लेब्राडोर धारा था उसके कारण वो आपका पूरा हिमनद बना था। तो देखिए ये क्या होता है, यूएसए यहीं पर है, ऊपर कनाडा है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड एक जगह है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के बहुत बड़ा, मतलब उत्तरी अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा फिशिंग ग्राउंड है न्यू फाउंडलैंड, वो कहाँ बनता है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर धारा जहाँ मिलती है, तो यहाँ पर काफ़ी मछलियाँ आती हैं और यहाँ पर एक फिशिंग इंडस्ट्री बनी हुई है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे आती हैं ठंडी धाराएँ, और यहाँ से आती है ब्राज़ील धाराएं, और यहाँ पर है फाकलैंड। तो जो फाकलैंड है यहाँ पर ये गर्म धारा और ठंडी धारा मिलने के कारण यहाँ पे फाकलैंड में भी एक बहुत बड़ा जो है फिशिंग ग्राउंड बनता है। इसके अलावा जापान तो एक ऐसा देश है जहाँ पर कई तरह के उत्सव भी मनाए जाते हैं मछलियों को लेकर। इस पर कई तरह के सैंक्शंस भी लगाए गए थे जापान के ऊपर शार्क मारने के कारण। तो देखिए ये जो गर्म धाराएं आती हैं यहाँ पर प्रशांत महासागर में, जिनको कुरोशियो धारा कहा जाता है, और ऊपर से आने वाली कुराइल धारा, ये दोनों जापान में आकर मिलती हैं। तो जापान भी एक बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और कहाँ कहाँ बनता है, तो एक तो ये है कि गर्म धारा कहीं पर मिलती है,
दूसरी चीज, कहीं पर गर्म धारा ऐसी जगह चली जाए जहां पर तापमान पहले से ठंडा हो। तो ऐसी धाराएं आपको यहां पर दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी येलो धारा कहां देखने मिल रही है? ऐसी जगह देखने मिल रही है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। ऊंचाई का मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे अक्षांश हैं, और ऊंचे अक्षांश पर तापमान बहुत कम होता है। जैसे कि यहां पर नॉर्वे जैसे देश हैं, तो नॉर्वे की अगर हम बात करें, इसके अलावा यहाँ पर यूके की बात करें, इन जगहों पर ये गर्म धाराएं आने के कारण यहाँ पर भी फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो ऐसे एरिया पर भी अब बहुत अच्छे से ये चीज़ें देखने मिलती हैं। दूसरा, ऐसे कई गर्म क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ठंडी धाराएं आ जाती हैं, जैसे पेरू, इन जगहों पर भी जो है फिशिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी डेवलप्ड है। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ जगहों को बता सकते थे, इन डायग्राम्स को वहाँ यूज़ कर सकते थे और उस तरीके से आप वर्णन कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कि रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करें। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चंस हो गए, जहाँ जहाँ 15 मार्कर है, एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ों को मर्ज करके पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ पूछी गई है रबड़ उत्पादक देशों के बारे में। अब आपको बताना पड़ेगा कि भाई रबड़ उत्पादक देश का वितरण आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ है। उसके अलावा उनके सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को भी इंगित करना पड़ेगा कि भाई इनको क्या क्या पर्यावरण मुद्दे जो है सामने करने पड़ते हैं। तो पहला वही है, हम रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करते हैं, मतलब आपका रबर उत्पादक देशों की बात हो रही है। अब देखिए, रबर जो है वो क्या आता है, आपकी ऐसी चीज होती है जो होती है लेटराइट मिट्टी पर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहां पे होती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर होती है। तीसरी चीज, ये कैसी है? तो पौधे वाली फसल कहलाती है। मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारी तरह की फसल होती हैं, जैसे खाद्यान्न फसल होती हैं, तिलहन फसल होती हैं, दलहन फसल होती हैं, रेशे वाली फसल होती है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग। तो पौधे वाली फसल में रबर आती है, प्लांट आते हैं, कॉफ़ी आते हैं, टी आती है, तो रबर भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए? तो इसको जो है मध्यम तापमान चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा निम्न तापमान पे नहीं होती है, उष्णकटिबंधीय तरह की जलवायु वाले क्षेत्र में होती है। तो ये कहाँ कहाँ होगी? तो विश्व में आप इनको बता सकते हैं कि भाई ये जो रबर होती है वो कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, फिर ब्राज़ील एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर आपका क्या देखने मिलता है, तो रबड़ का उत्पादन होता है। ऐसे पेड़ों से जो है आपका रबर निकाली जाती है, फिर इनका इस्तेमाल जो है, इनमें सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है और सल्फ़र मिलाने के बाद इनसे टायर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा, वल्कनाइजेशन कहलाता है। एक प्रक्रिया है जिसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें रबर बनाई जाती है, सिंथेटिक रबर, जो कृत्रिम रबर बनाने का प्रयोग होता है। इसी रबर में आप सल्फर मिलाकर प्रयोग किए जाते हैं, जो आप टायर्स वगैरह बनाते हैं। तो ये विश्व भर के कई देशों में देखने मिलती हैं। और इनमें एक जो चीज़ है, आप ये बता सकते हैं कि भाई जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जितने देश हैं, मतलब आपका जो भूमध्य रेखा है उसके पास आने वाले देशों में जो है, ये आप इसका वितरण बता सकते थे कि भाई रबर क्या है। तो इस तरह की फसल है जिसको उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, निम्न तापमान चाहिए। ये पौधे वाली फसल के अंतर्गत आ जाता है, जो भूमध्य रेखा के आसपास है, जहाँ का तापमान इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ की जलवायु इस तरह की होनी चाहिए, दाब इस तरह का होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ होता है? तो इसमें आप बता सकते हैं जिनी के अंदर, लिबेरिया, इवरी कोस्ट, कैमरून, गैबोन, कॉन्गो, यहाँ पर। इसके अलावा इसमें भारत भी एक महत्वपूर्ण देश है, थाईलैंड है। अभी थाईलैंड का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, पपुआ न्यू गिनिया, इसके अलावा फिलीपींस वगैरह में यहाँ पे रबर का उत्पादन होता है। तो ये आप पूरे वर्ल्ड मैप में ये चीज़ें बता सकते थे, इनका वितरण बता सकते थे कि इस तरीके से होता है। अब देखिए, इसी प्रश्न में दूसरी चीज़ पूछी गई है कि इनके जो प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको इंगित करिए। तो भाई पर्यावरण से जुड़ा हुआ जहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए, तो पर्यावरण में एक चीज़ याद रखिए कि भाई पर्यावरण में दिक्कतें क्या होती हैं। अभी आप कहीं पर भी असामान्य सी जानकारी ले लीजिए कि भाई पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं। तो हमारी नदी गंदी है, दूसरा जो वायु है उसमें काफ़ी विकार आता जा रहा है, तीसरा
जो मिट्टी है उसके अंदर एक तरीके से प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा ध्वनि से रिलेटेड भी आप बता सकते हैं, मतलब साउंड से भी बता सकते हैं कि आपका ये भी एक समस्या है। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं आप? इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि इन चीज़ों से आपका मतलब एक मतलब जैव विविधता से भी जुड़ा हुआ आप बता सकते हैं। ये सारे कारण जो है आप आमतौर पर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इंगित करना है रबड़ उत्पादन से। अब मान लिया जाए कहीं पर रबर फैक्ट्री बनाई गई है, जैसे इंडिया के अंदर MRF सुना है, मद्रास रबर फैक्ट्री है, तो ऐसे आप कोई भी रबर फैक्ट्री का नाम ले लिया। उस रबर फैक्ट्री से क्या होगा, अगर कहीं पर रबर फैक्ट्री बनाई जा रही है तो वहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करेंगे। अगर कहीं पर भी रबर इंडस्ट्री बनाई जा रही है तो आपको क्या चाहिए, आपको खुदरा सामान चाहिए, कच्चा माल चाहिए। वो कहाँ से चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसी यूनिट्स होंगी जहाँ पे प्रोडक्शन होता होगा, जहाँ उत्पादन होता होगा। जब वहाँ पर मानव का बहुत ज़्यादा जो है संपर्क होने लगेगा तो वह डिस्टर्ब करेगा बाकी जीवों को, तो उसके कारण जैव विविधता वहाँ पे प्रभावित होगी। जहाँ पर इन उद्योगों को स्थापित किया जाएगा वहाँ की जैव विविधता जो है प्रभावित होगी। दूसरा, इन उद्योगों से जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो ध्वनि प्रदूषण करेगी। यहाँ से जो भी प्रदूषण चीज़ें होंगी जब मिट्टी में जाकर मिलेंगी तो वो मिट्टी को भी प्रदूषित करेंगी। यहाँ की वायु भी जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेगी। गैसों का उत्सर्जन बता सकते हैं कि इनसे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। इनका जल जब नदियों में जाकर मिलेगा तो उनको भी जो है प्रभावित कर देगा। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, आप किसी के साथ भी जोड़कर बता सकते हैं कि ये सारे पर्यावरणीय मुद्दे इनसे इंगित हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, यहाँ पर जलद मरुमध्य और आपका स्थल संधि के महत्व का उल्लेख करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, इंटरनेशनल ट्रेड में ये क्या ऐसी चीज करते हैं आपके, इसको ही इंग्लिश में स्ट्रेट कहा जाता है और इसको इस्थमस कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई इनका मतलब क्या होता है। तो आपका ये जो स्ट्रेट्स होती हैं या जलद मरुमध्य या फिर स्थल संधि की बात करें, इस्थमस जो होती हैं ये क्या होती हैं, पहले इसको समझ लीजिए, फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका क्या महत्व है इसको देख लेंगे। अब देखिए, जो जलद मरुमध्य होता है ये क्या करता है, तो यहां पर आपको देखने मिल रहा होगा कि यहां पर एक भूमि का क्षेत्र है, तो दो भूमियों को अलग करता है और दो सागरों, दो जल क्षेत्र को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही काम कौन करती है, आपका वाटर स्ट्रेट और आपका स्थल संधि, ये क्या होती है समझ लीजिए। ये अगर हम उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्थल संधि है जिसको पनामा कहा जाता था, अब यहाँ पनामा नहर भी बना दी गई है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए, स्थल संधि की परिभाषा क्या लिखेंगे, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो स्थल संधि ये है जो दो बड़े स्थलों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को पनामा जो जल स्थल संधि है वो कर रही है। तो स्थल का एक सकरा भाग जो क्या कर रहा है, दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ दे, उसको स्थल संधि कह दिया जाता है। तो दो बड़े भागों को जोड़ देना और दो समुद्री भागों को अलग कर देना। यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर आ गया और यहाँ पर आपका अटलांटिक महासागर आ गया। अब देखिए वाटर स्ट्रेट मतलब आपका जो जल संधि है, जल संधि जिसको हम जलद मरुमध्य कह रहे हैं, और स्थल संधि तो पानी का जो सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है और साथ साथ दो जो भूमि के हिस्से हैं उनको आपस में अलग भी करता है। तो पहला तो आपको आंसर में यही बताना था कि भाई ये कहाँ कहाँ है। इसके अलावा जो है आप ये बता सकते थे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जैसे आप मलक्का की बात कर सकते हैं कि मलक्का स्ट्रेट का बहुत बड़ा रोल है, मलक्का जलद मरुमध्य का जल संधि का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्थल संधियों के तौर पर जो कई तरह की नहरें बनाई गई हैं स्थल संधियों में, जैसे स्वेज नहर का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, पनामा नहर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल व्यापार की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है,
समझिए, इस चीज की प्रकृति समझेंगे तो आप इन चीजों को बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जब भी बात होती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे किसी भी दूसरी चीज में हो, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज है कि लगभग हर देश का, जिनके पास समुद्री सीमा है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें 85% से अधिक जो है समुद्री व्यापार पर निर्भर करते हैं। क्यों निर्भर करते हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। बताया जाता है कि भाई आपका जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन ट्रांसपोर्ट में आपके पास स्थल परिवहन है, आपके पास जल परिवहन है और आपके पास वायु परिवहन है। अब देखिए होता क्या है, जो स्थल परिवहन है वो दो तरीके से है। एक हो जाता है आपका सड़क परिवहन और एक हो जाता है आपका रेल परिवहन। सब देशों के पास आज की डेट में रेल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा जो जल परिवहन है, इसमें समुद्र और नहर इसका इस्तेमाल होता है। और वायु परिवहन में आप क्या करते हैं, तो हवाई जहाज का प्रयोग करते हैं या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये दो प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर आपसे सभी चीज़ों में पूछा जाए कि भाई सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, तो सबसे सस्ता परिवहन बताया जाता है जल परिवहन होता है। जल परिवहन में समय ज़्यादा लगता है लेकिन ये सबसे सस्ता होता है। इस कारण विश्व के 85% से ज़्यादा देशों का जो व्यापार है वो आपका ना स्थल मार्ग से हो रहा है ना वायु मार्ग से हो रहा है, वो किससे हो रहा है, समुद्र मार्ग से हो रहा है। क्योंकि अगर हम पूरे पृथ्वी का भी क्षेत्रफल निकाल कर देखें तो लगभग 70-80% क्षेत्रफल, 70% तो क्षेत्रफल अगर हम सीधे सीधे तौर पर बता सकते हैं कि पूरे विश्व भर में क्या है, समुद्र फैले हुए हैं। अगर यहाँ पर भी आप देख लें इस डायग्राम में भी, तो क्या है, पूरे जगह पर समुद्री हैं। मान लिया जाए कि अगर आपको ये डोमिनेंट जो रिपब्लिक है, यहाँ से आपको कोई चीज़ इक्वाडोर भेजनी है, तो इक्वाडोर भेजने में क्या होगा, आपको या तो आप पूरा का पूरा ऐसे घूमकर यहाँ पहुँचिए या फिर आप सड़क मार्ग से यहाँ पर भेज दीजिए। यही चीज़, दो ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो स्थल संधि थी, ये स्थल संधि में एक नहर बना दी गई जिसका नाम था पनामा नहर। इस पनामा नहर के कारण क्या होने लगा, तो यहाँ से चीज़ें आसानी से, मतलब आपको पूरा अटलांटिक से अगर आपको कहाँ जाना है, अटलांटिक महासागर से अगर आपको जो है प्रशांत महासागर जाना है, तो आपके पास यही एक ऑप्शन था कि इस तरीके से घूम कर आइए। लेकिन इन नहरों के कारण, इस स्थल संधि के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हो गया। किसके कारण, इन नहर बनने के कारण, कि आप यहाँ से आसानी से जो आपका अटलांटिक और महासागर और इसके बीच में जो है आसानी से संपर्क हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर स्वेज नहर भी बन गई है, जिसके कारण आपका पूरा का पूरा यूरोप का, मध्य एशिया का संपर्क हिंद महासागर से हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, स्थल संधि और जल संधि, इनका बहुत बड़ा प्रयोग जो है, इनका बहुत बड़ा उपयोग जो है आज की डेट में व्यापार में होने लगा है। और वो भी किस व्यापार की बात कर रहे हैं, समुद्री व्यापार की बात कर रहे हैं। तो समुद्री व्यापार में बहुत बड़ा एक, जैसे कि अगर हम बात करें कि शिप्स वगैरह की जो रिफ्यूलिंग की जाती है, उनमें ईंधन भरने का काम है, ये सारे बहुत, मतलब क्योंकि 85% अगर किसी भी अगर हम भारत की बात कर लें, कोई दूसरे देश की बात कर लें, इनका व्यापार इन चीज़ों पर निर्भर करेगा। तो स्थल संधि और जल संधि का तो उतना ज़्यादा महत्व धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो इन सारे पॉइंटर्स को आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे, उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था, इसमें आपको बताना था कि भाई क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। कैसे, तो आप यहां पे बता सकते थे कि भाई पृथ्वी पे ये भी कितने में दिया है, 15 मार्कर में दिया है आपको। किसके बारे में पूछा गया है, क्षोभ मंडल एक महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। अब आपको समझाना था यहाँ पे ये कैसे करती है। तो अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर देखने मिलता है कि हमारे जो ध्रुव होते हैं और जो भूमध्य रेखा है, इन क्षेत्रों से इनके ऊपर एक परत पाई जाती है। एक सबसे पहले
जो कुछ इस तरीके से होती है। भूमध्य रेखा पर आने पर ये भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर बात कर रहे हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर हो जाती है और ध्रुवों पर पहुंचने पर ये 8 किलोमीटर तक रहती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से डायग्राम में दर्शाएं तो 0 से 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर के बीच में जो यहाँ पे परत होती है, इसी को क्या कहा जाता है? ये इसके नीचे वाला जो मंडल है इसको स्ट्रोपोस्फियर या फिर शोभ मंडल कहा जाता है। और ये जो लाइन होती है इसको ही आप क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। एक ऐसी परत है जो शोभ जो अंतिम मंडल है उसकी बात की जाती है। अगर हम ये वाली परतों की बात करें तो इसमें होता क्या है? इसमें अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? शोभ मंडल के बाद तो और भी अलग अलग मंडल हैं हमारे पास, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आपके पास बहुत सारे मंडल हैं। तो केवल इसकी ही बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मौसम संबंधी जितनी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। कैसे होती हैं समझिए। देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर बात कर लें, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो हमको देखने मिलता है कि भाई पृथ्वी के ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है 0 डिग्री के आसपास, तो 0 डिग्री के आसपास क्या होगा? तापमान आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। तो तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, इस क्षेत्र पे जो वायु होती है वो गर्म होने के बाद कहाँ उठने लगती है? ऊपर जाने लगती है। और ऊपर जाने के बाद बताया जाता है जैसे ही आपका ये पहुँचती है किसके पास? आपका शोभ मंडल की एकदम आखिरी बिंदु पर पहुँचती है, ट्रोपोपॉज पर पहुँचती है, तो ये विभाजित हो जाती है। कुछ इस तरफ चली जाती है, कुछ इस तरफ चली जाती है। अब इस यहाँ की जो भी पवनें थी जब वो ऊपर चली गई तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक ऐसा एरिया बनेगा जो डेफिशिएट होगा, जो कि आपका ऐसा बता सकते हैं कि ये निम्न दाब क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र होगा जिसको आप लिख सकते हैं लो प्रेशर रीजन। ये कैसा रीजन हो जाएगा? लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके कंपैरिजन में बात करें 30 डिग्री पर, तो इसके मुकाबले यहाँ पर जो तापमान ज़्यादा था, यहाँ पर इसके मुकाबले तापमान क्या होगा? तापमान कम होगा। तो तापमान यहाँ पर कम होने के कारण यहाँ पर जो रीजन बनेगा वो बनेगा हाई प्रेशर रीजन। यहाँ बन रहा है लो प्रेशर रीजन। अब होता क्या है कि जब पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो पवनें बहती हैं हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र में बहती हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र पे होगी। यही पवनें यहाँ पहुँचेंगी तो गर्म होंगी और गर्म होने के बाद ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद ये अलग अलग दिशा में जाएंगी। अब यहाँ से जब पवनें आगे की ओर बढ़ रही होंगी तो यहाँ पर एक खाली क्षेत्र डेवलप होगा, मतलब एक ऐसा एरिया डेवलप होगा कि जिसके कारण यहाँ पर एक गैप सा बनने लगेगा। तो यही पवनें क्या होंगी? नीचे आने लगेंगी, ये नीचे आने लगेगी। इसके अलावा अगर हम ध्रुव पर बात करें तो ध्रुव जो होता है बहुत ही ठंडा हिस्सा होता है। अब जहाँ ठंड होगी वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन होगा, उच्च दाब क्षेत्र बनेगा। अब उच्च दाब क्षेत्र पे क्या होगा अगर हम देखते हैं तो यहाँ उच्च दाब क्षेत्र बनेगा और 60 डिग्री पर हमारा लो प्रेशर रीजन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान इससे ज़्यादा होगा। तो ये जो पवनें होंगी वो कुछ इस तरीके से बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर बढ़ेगी। तो देखा जाए तो इस क्षेत्र से जो हवा दोनों तरफ जा रही है तो यहाँ पर जो खालीपन है इसको भरने के लिए ऊपर से हवा आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर लो प्रेशर रीजन में दोनों तरफ से पवनें आ रही हैं तो ये उठकर फिर किस तरफ जाने लगेंगी? उठकर ये ऊपर जाने लगेंगी। कुछ इस तरफ विभाजित हो जाएंगी, कुछ इस तरफ आ जाएंगी। और आपका यहाँ से पवनें यहाँ पर भी कंटिन्यूस जा रही हैं तो इसको भरने के लिए ये इस तरह की पवनें यहाँ पर आएंगी। अब ये जो चीज़ें हैं इनको ही क्या कहा जाता है? तो ये जो है कुछ सेल बनते हैं। ये भी आप पूरा जलवायु मंडल में ही पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती हैं? यहीं पर होती हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपका पोलार सेल कहा जाता है। ये जो होता है ये आपका हेली सेल होता है और ये जो है ये फेरल सेल होता है।
ये फेरेल ने हमको बताया था, ये हेली ने बताया था, और ये आपका पोलार सेल कहलाता है। तो ये सारे जो वायुमंडलीय जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको कहाँ पर देखने मिलती है? इसी के अंदर देखने मिलती हैं। किसके अंदर? क्षोभ मंडल के अंदर। क्षोभ मंडल के अंदर ही आप वर्षण की बात करते हैं, मतलब इसको ही कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। मतलब मौसम संबंधी जब बात करेंगे आप, तो मौसम का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कारक जिनमें बदलाव आ जाए। कौन कौन से कारक? तापमान, दाब, आर्द्रता, वायु। किसी कम समय में होने वाली इस तरह की घटनाओं को मौसम कह दिया जाता है, और जब आप इसको एक लंबे समय तक जब पढ़ते हैं तो उसी को जलवायु कह दिया जाता है। तो इसमें ये सारे परिवर्तन जो होते हैं तापमान के, दाब के, आर्द्रता के, वायु के, ये किस जगह पे होते हैं? तो इस वाले ही क्षेत्र पर होते हैं, पृथ्वी के। इसी को कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी देखने मिलती हैं। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये वाली परत की हम बात कर रहे थे। पृथ्वी से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो 8 से 18 किलोमीटर के बीच में आपको ये जो है इस तरह की परत देखने मिलेगी। इसको आप ट्रोपोस्फियर कहेंगे। अब ये ट्रोपोस्फियर जो होती है, इसी में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे बादल का बढ़ना। तो मतलब आपका यहाँ पर जो वर्षण है, क्या बोला जा रहा है? तो जो वर्षण हो रहा है जिसको हमने प्रेसिपिटेशन कहा। अब प्रेसिपिटेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। प्रेसिपिटेशन में आपने स्नोफॉल सुना है, आपने हेल स्टॉर्म सुना है, वर्षा सुनी है। ये सारे किसके? प्रेसिपिटेशन के ही हिस्से हैं। इसके अलावा मेघ निर्माण भी इसी जगह पे होता है। ये ऐसी चीज़ें जो है हम देखने मिलती है कि आपका जो पृथ्वी का सबसे निम्न बिंदु होता है, इस निम्न बिंदु पर जो भी आपका तापमान होता है, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? अवशोषण अच्छे से करती है। तो अवशोषण करने के बाद इस वाला जो सरफेस होता है, यहाँ पर हीट काफ़ी होती है, ऊष्मा काफ़ी होती है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि भाई हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो तापमान होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर अगर तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ऊपर जाने पर ये सारी घटनाएं कहाँ होती हैं? पृथ्वी के ऊपर ही जो है ये आपका समताप मंडल पर होती, ये आपका क्षोभ मंडल पर होती है। तो क्षोभ मंडल बहुत सारी प्रक्रियाओं को निर्भर करता है। यहाँ पर बहुत सारे धूल कण भी देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको जल व वाष्प भी देखने मिलता है, वाटर वेपर भी यहाँ पर होते हैं। यहीं पर आपका मेघ निर्माण भी होता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। यहीं पर आपका वर्षण भी होता है। यहीं पर आपका जो मौसम संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, तापमान, दाब, इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। यहीं पर पृथ्वी के सबसे ज़्यादा संपर्क में भी यही रहता है, गर्म भी सबसे ज़्यादा यही रहता है। तो पृथ्वी से आने वाली जो आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं उनको शॉर्ट वेव रेडिएशंस में कन्वर्ट करती है। आपका एल्बिडो ऑफ द अर्थ में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, ये ऐसी क्षोभ मंडल एक ऐसी जगह है जो समुद्र से भी संपर्क में है, जो हिमनदों से भी संपर्क में है, जो पृथ्वी से भी संपर्क में है, जो नहरों से भी संपर्क में है, जो पहाड़ों से भी संपर्क में है, जो आपकी नदियों से भी संपर्क में है। तो पृथ्वी पर जितने तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं वो इसके ही संपर्क में होती हैं। इसके कारण ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन अलग अलग जो है जोग्राफर्स ने, साइंटिस्ट ने, क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने देखे। तो क्षोभ मंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडल परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। तो इसमें ये सारे कारक आप बता सकते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। होप ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। जो भी आपके रिव्यूज़ हों इससे रिलेटेड वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।